हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इसमें ही आपका जो टोटल कंप्लीट सिलेबस कवर करने की मैंने गारंटी ली है आपसे, फ्री में और विथ नोट्स। वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड होगा किस पे? टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वहां पे जाके जुड़ जाइए डायरेक्ट, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज की, और जीके का मैं फ्री क्विज चला रहा हूँ, प्लस मेंटर एसएससी सीजीएल का मेंटरशिप चला रहा हूँ। सीजीएल का मेंटरशिप चला रहा हूँ, तो जिसको जो चाहिए टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके जुड़ सकता है, ठीक है। फ्री क्विज रहता है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है फंडामेंटल राइट्स तक हो चुका था जिन्होंने देखा सैटरडे को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज कब से है? 51 में, आर्टिकल 51 ए में है, ये बाद में ऐड हुआ है। ये इन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए कुछ बातें जान लेते हैं कि डीपीएसपी किस में आता है। डीपीएसपी एक्चुअली पार्ट 4 का है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स किसका था? पार्ट 3 का था। डीपीएसपी किसका रहेगा? पार्ट 4 का, उसके अगला डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? पहली चीज, कि बाद में चीजों को ऐड किया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन सब चीज बन के हो गया था। ये राज्य को निर्देश देता है, बेसिकली राज्य को निर्देश देता है, ठीक है, निर्देश। और ये पीडीएफ जो है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। निर्देश देता है कि भाई आप इस तरह से करिए। दूसरी चीज, ये इन्फोर्सेबल नहीं होता है, ये इन्फोर्सेबल सेबल नहीं होता है, नहीं होता है कोर्ट में। अब ये अगर है तो आप, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के कोर्ट में चले जाएंगे क्योंकि डीपीएसपी में ये लिखा है इसलिए मैं आ गया कोर्ट में। ये चीज आप नहीं कर सकते, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम लोगों ने इसको लिया कहाँ से है? इसको हम लोगों ने लिया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी, आयरलैंड से, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है कि स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? आर्टिकल 36 स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है। और आर्टिकल 12, मैंने जो भी लास्ट क्लास देखे हैं उनको पता होगा कि आर्टिकल 12 में भी किसकी बात कर रहा था? आर्टिकल 12 भी बेसिकली बात कर रहा था आपका स्टेट के डेफिनेशन के बारे में। उसमें कौन कौन आते हैं? वही गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, और जो भी चीजें थी गवर्नमेंट बॉडी आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, सारी चीजें आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। तो वो चीजें आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दिया हुआ है स्टेट का, ठीक। अब आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि प्रिंसिपल कंटेंट दिस पार्ट, दिस प्रोविजन कंटेंट द पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स बाय एनी कोर्ट। मैंने जो अभी बताया कि ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होगा, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 37 बताता है, ठीक। ज्यादा इन चीजों पे चर्चा नहीं करते हैं। अगर इसमें बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत सारी इसकी मतलब कि वो है ना कि भाई किसी ने क्वासी फेडरल बोला, किसी ने क्या बोला, उन चीजों पे भी जाना होगा। बट मैं उतना डीप आपको नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस पे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। और दूसरी चीज, डीपीएसपी है क्यों? डीपीएसपी एक्चुअली हमारा बताता है वेलफेयर, वेलफेयर की बात करता है। वेलफेयर मतलब लोगों के अच्छे के लिए, लोगों के लिए क्या बेस्ट किया जा सकता है उसके लिए बात बताता है। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? आर्टिकल 38 बोलता है कि द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डीपीएसपी किसकी बात करता है? वेलफेयर की। वो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 38। बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब जिसमें देखिए, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल। ध्यान दीजिएगा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन्हीं जस्टिस की बात करता है। एंड मिनिमाइज द इनइक्वलिटी। अब देखिए क्या करता है ना, इन जगहों पे जैसे मान लीजिए बहुत समाज में लोग दबे कुचले से रहे हैं, उनको अपलिफ्ट करने की बात किया गया है। किसमें किया गया है? डीपीएसपी में। बेसिकली डीपीएसपी क्यों है? डीपीएसपी तब है कि जब अगर हमारी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, हमारी कंडीशन, क्योंकि जब आजादी हुई थी ना, तब तो हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी। अगर इन फ्यूचर हमारी कंडीशन अच्छी हो गई तो हम लोग डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सकें, इसलिए हमारे निर्देश दिए गए राज्य को कि इसका यूज आप कर सकते हैं इन फ्यूचर में जैसी सिचुएशन पाई गई, ठीक। अब आते हैं आर्टिकल 39 पे। आर्टिकल 39 क्या कहता है? सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कौन कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसको कि फॉलो करना चाहिए स्टेट को। मतलब क्या कह रहा है? निर्देश दे रहा है ना यहाँ पे कि भाई आपको कुछ चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। अब क्या है?
राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द सिटीजन, मतलब खाने पीने की व्यवस्था बेसिकली आपको देनी होगी स्टेट को, ठीक। राइट टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स। अगर जैसे कोई पॉन्ड है, मान लीजिए एग्जाम्पल, एक किसी गांव में दे पॉन्ड है, मतलब तालाब है, ठीक है। अब उस तालाब के पानी के लिए किसी को रोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक पर्टिकुलर, मतलब अगर ग्राम समाज का है, किसी का पर्सनल है तो नहीं बात है, लेकिन ग्राम समाज का है तो उस पर किसी की रोक नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर का होना चाहिए किसी भी चीज में। गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कर सकती कि भाई किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इसको दे दे, ठीक। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो वेल्थ है उसका जो प्रिवेंशन होगा और जो उसका प्रोडक्शन होगा उस पर भी इसमें मेंशन किया गया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर वुमेन एंड वर्क। अब होता क्या था पहले के जमाने में कि वुमेन अगर शारीरिक रूप से कमजोर होती थी और अगर उन्हें दिहाड़ी वाला काम, मतलब लेबर का वाला काम करना होता था, तो उनको कम पैसे दिए जाते थे, ठीक है, कम पैसे दिए जाते थे। बट इस आर्टिकल ने दे दिया कि भाई आप कम पैसे नहीं दे सकते, इक्वल पे देंगे। और लेबर लॉ जो है उसमें ये चीजें पर्टिकुलरली मेंशन है कि इक्वल पे फॉर इक्वल मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रेन। अब बेसिकली ये सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया है। किसके लिए? सोशल कंडीशन को। सोशल कंडीशन इंप्रूव हो सके लोगों की, तो उसके लिए दिया गया है कि उनके हेल्थ पे ध्यान दिया जाए और फोर्सिबली उनसे काम न कराया जाए, ठीक। अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, ये सबको होना चाहिए। बात बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 39A पे। ये बाद में ऐड हुआ था। तो 39A क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब समझ रहे हैं। अब आपको क्या है, स्टेट शैल सिक्योर ऑपरेशन ऑफ अ लीगल सिस्टम, प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल बी इन द पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड। अब ये कहता है कि आपको जो जस्टिस है ना वो सबको इक्वली देना होगा, और इन केस के कोई उसके लिए, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत है, तो उसको आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना होगा, ठीक। 40 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का ये इस पे बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस वाले प्रिंसिपल पे, ठीक है, गांधी जी का इसमें, ठीक है। क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है ना, अगर पंचायत सिस्टम आया है जिससे आपका शेड्यूल 11 ऐड हुआ है, या म्युनिसिपल सिस्टम आया है जिससे शेड्यूल 12 ऐड हुआ है, और अगर हम लोग अमेंडमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 एंड 74 जो हुआ है, वो एक्चुअली देखा जाए तो ये यहाँ से न्यू मानी जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है आर्टिकल 40 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन अ सर्टेन केसेस। आर्टिकल 41 क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कि भाई आप सबको कुछ न कुछ मतलब कि जो वर्क है उसको प्रोवाइड कराइए। राइट टू एजुकेशन, राइट वर्क का उनको राइट हो, अधिकार हो, एजुकेशन का अधिकार हो, पब्लिक असिस्टेंट का हो, ठीक है। मतलब ये बेसिक चीजें एटलीस्ट उनको भी प्रोवाइड हो। जैसे राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा में रहकर बेरोजगारी दर, बुढ़ापा, भुखमरी और विकलांगता, इन चीजों पे ध्यान दे। ये किसमें मेंशन है? राइट टू वर्क किसमें मेंशन है? आर्टिकल 41। 40 में क्या मेंशन है? पंचायत। 39A में क्या मेंशन है? फ्री लीगल एड। 39 में क्या मेंशन है? बेसिक एंटिटीज, ठीक है। समझ में आ गया? मैं कह रहा हूं लास्ट तक आप करेंगे, पूरी चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 की बात करते हैं हम लोग, ठीक। आर्टिकल 42 की, आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ अ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ। अब देखिए कोई महिलाएं जॉब कर रही हैं किसी जगह पे, उनको बेसिक जो वो चीजें होती है ना, रिक्वायरमेंट, वो चीजें आपको देनी होंगी उनके बच्चों के लिए। लाइक कि उनके बच्चे अगर खेलने की जगह उनको प्रोवाइड कराइए, ठीक है। उनको मैटरनिटी रिलीफ दीजिए, मतलब कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उनको जो 26 मंथ की लीव मिलती है वो प्रोवाइड कराइए, केयर लीव प्रोवाइड कराइए। ये सब चीजें आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज से पल्ला झाड़ सकते हैं। बस उसके लिए कुछ बेसिक है कि 20 से ज्यादा वर्कर होने चाहिए। वो लेबर लॉ मेंशन मैं उसमें नहीं जाता हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा आपके लिए, ठीक। अब देखिए कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ चीजें मैं यहाँ पे एक खाली पेज पे यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि 42nd अमेंडमेंट आया है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। पहली क्या ऐड हुआ है? आर्टिकल 39A, ठीक है, 39A। फिर दूसरा क्या ऐड हुआ है? आर्टिकल 43A। फिर आर्टिकल 39, ये सब बाद में ऐड हुआ है, आर्टिकल 39। और अगर बात करें 44th में, तो इसमें क्या किया है, कुछ मतलब आर्टिकल जो 38 था उसमें कुछ चीजें मिनिमाइज की गई हैं, मिनिमाइज की गई हैं, ठीक है, मिनिमाइज की गई हैं। तो आई होप ये चीजें आपको याद रहेगा। अब आर्टिकल एक और अमेंडमेंट हुआ था, वो लास्ट में मैं बता दूंगा, और मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया है।
जो लोग उसको देखे हैं, ठीक है। 86 अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। 43 क्या कहता है? 43 कहता है लिविंग वेजेस, ये प्रोवाइड कराता है कौन सा आर्टिकल? 43। लिविंग वेजेस मतलब अब आपको एक बेसिक खाना मिलना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कैसे, अब मान लीजिए वर्कर काम कर रहे हैं, उनको जीने के लिए एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, तो उससे कम आप नहीं देंगे किसी जगह पे। तो वो चीजें फिक्स कराई गई कि आप ऐसा नहीं है फोर्सफुली करा रहे हैं, जो कि जैसे फोर्स लेबर वाला कॉन्सेप्ट था ना आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में तो वो चीजें आप नहीं करा सकते हैं, उनको बेसिक एंटिटी देनी होगी, उनको बेसिक वेजेस देने होंगे, उनको बेसिक पैसा देना ही होगा। इसी चीज पे बात की गई है, एक मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं 43A पे। 43A बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री। अब जो वर्कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। 43 कहता है, ये ऐड हुआ है कब? ये ऐड हुआ है वर्कर के लिए 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट क्यों हुआ था, कब हुआ था? इंदिरा गांधी के समय पे हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ था 1976 में, ठीक। अब ये क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री ये होना चाहिए। अब आर्टिकल 43B की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 43B की बात कर लेते हैं। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन की बात करता है कौन सा आर्टिकल? 43, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ये कौन बताता है आपको? आर्टिकल 43B। अच्छा, यूनियन के लिए कौन सा आर्टिकल था यूनियन बनाने के लिए? तो वो था आर्टिकल 19। यही चीजें आपको कवर कराएंगी इन चीजों को रीलिंक करने के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 44 क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 कहता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि एक ही लॉ होगा पूरे देश में जो सब पे लागू होगा। लाइक कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम पे इंडिया में उनका लोकल जो कानून है वो होता है, जो कि उनको लगता है कि ये सही है, बट उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे वुमेन्स के लिए नुकसान है। उन चीजों को देखा जाए तो भाई वो पुराने समय में बनाया, सन 700 में अगर मान लो सरिया के हिसाब से कानून कोई बना दिया गया, बट इट डजेंट मीन ना कि 2024 में वो चीजें भी सही हों, उतनी अच्छे से हों। तो उसलिए उन चीजों को समय अनुसार चेंज किया जाए, उसलिए यूसीसी लाया जाएगा, तो सारे लोगों के लिए कानून सेम हो जाएगा, कानून सेम हो जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ एक कानून होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए सबके लिए, ऐसा मतलब इस आर्टिकल में बोला गया है, ठीक है। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोविजन दिया गया इसमें कि आप फ्री मतलब कि उनको वो प्रोवाइड कराएं, क्या प्रोवाइड कराएं? एजुकेशन। ये आर्टिकल ये अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चीजें आई हैं, ध्यान रखिएगा। अब उनको बेसिक 6 से लेकर के 14 साल के हैं, उनको शिक्षा प्रदान कराने की बात की गई है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसी आर्टिकल को यूज करके मोदी जी की गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस कोटा लाया। इसमें ही बात की गई है वीकर सेक्शन की, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात की गई है, द अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, ठीक है। उसी को कंसिडर किया गया है, तो उनको प्रमोट करने की बात की गई है, एसटी एससी या अदर कोई सोसाइटी से कमजोर है तो, ठीक। आर्टिकल 47 क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। सिंपल सी बात है, इसमें कह रहा है कि जैसे न्यूट्रिशन की क्षमता है ना वो बढ़ाइए। जैसे हमारा हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति हमेशा खराब रहती है, हम हमेशा 100 के प्लस में ही रैंक रहती है, ठीक है। तो उस चीज को सुधारने के लिए इसमें आर्टिकल में हमने पहले ही लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट इन चीजों पे बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही। उसका देखिए दो रीजन है। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लोग क्या करेंगे, 500 रुपए का कोई भी एक नॉर्मल सा डिश खा लेंगे, बट उसमें ये नहीं देखेंगे कि उसमें कितना न्यूट्रिशन है। और जब सर्वे होता है ना, तो सर्वे में उन चीजों को भी कवर नहीं किया जाता है कि ये कितने मनी की चीजें खा रहे हैं। उसमें ये किया जाता है कि इतनी चीजें ले रहे हैं कि नहीं, ये टाइप की फ्रूट्स इनको प्रोवाइड हो पा रही है कि नहीं, उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो पा रही है कि नहीं, ये चीजें ये कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 47 क्या कहता है कि न्यूट्रिशन और एक बेसिक लिविंग जो होनी चाहिए वो देनी चाहिए। आर्टिकल 48 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर सिस्टम जो है ना वो बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, इस चीज पे बहुत ज्यादा इसमें काम किया गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, इस चीज पे इसमें काम किया गया था। आर्टिकल 48 कहता है कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा अगर डीप में जाना हो तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे केसेस इस पे हुए हैं, तो उस पर भी बात कर सकते हैं हम लोग, बट अभी मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक। आते हैं 48 प्रोटेक्शन एंड इम्प्रो
मिंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की प्रमोशन की, उनके सेफ गार्ड की बात कौन सा आर्टिकल कहता है? 48A कहता है। ठीक, याद हो जाएगा, मुझे लगता है बेसिक बेसिक चीजें मैं यहाँ से बताते चलूंगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, चलिए थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, 1 सेकंड का गैप दीजिए मुझे। हाँ दोस्तों, कुछ चीजें हम लोग अब देखते हैं इसमें कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो मॉन्यूमेंट्स है जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल है, उनका प्रोटेक्शन भी आपको करना है। ठीक है, आपको मतलब गवर्नमेंट को ये चीजें भी दी गई हैं, इसमें बेसिक सी चीजें हैं। अब 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो लॉ को इंप्लीमेंट करता है। फॉर एग्जांपल मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स हुए, ये लोग हुए, आईएएस पीसीएस हुए, ये लोग क्या करते हैं? लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। आप भी जैसे आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आप क्या करेंगे? लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन जुडिशरी क्या करती है? उन चीजों पे मतलब कि अंकुश लगा सकती है, उसके पावर को कम कर सकती है, अगर बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है लोगों को तो इन चीजों पे काम करती है। तो आर्टिकल 50 क्या कहता है? कि इन दोनों को सेपरेट रखना है, इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना है। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पीस की बात करता है, मतलब विश्व शांति की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल बात करता है कौन सा? ये बात करता है आर्टिकल 51। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें और बात कर लेते हैं, एक आध दो केस बात कर लेते हैं। एक केस था मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस। ठीक है, मिनर्वा मिल केस। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में बात की गई थी, बेडरॉक बना था ये, बेडरॉक बना था फंडामेंटल राइट्स पे एंड डीपीएसपी में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किससे रिलेटेड है। तो ये बेडरॉक है फंडामेंटल और डीपीएसपी के बीच का, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स है तो डीपीएसपी क्या है। तो ये बेसिकली निर्देश है कि इन फ्यूचर अगर आप कुछ कंडीशन आपकी अच्छी हुई तो इस चीज पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें की गई। और बेसिक तो ये हो गया, और दूसरी चीज ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में भी आता है। डीपीएसपी के बहुत सारे पार्ट हैं जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर क्या, कई बार आप सुनेंगे नाम कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हुआ, इस वजह से ये लॉ को तोड़ दिया गया। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर में ये आता है। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज 44th अमेंडमेंट, ठीक है, 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद इसको लाया गया था। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया कि किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज आया था, कौन से अमेंडमेंट्स आया था। तो पहले ये नहीं था, दूसरी बार 86th अमेंडमेंट होता है। पहले 10 आए थे स्टार्ट में, 86th अमेंडमेंट में एक को और ऐड किया गया, वही स्कूल वाला था। ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजने वाली थी प्रक्रिया। तो अगर देखा जाए 86th अमेंडमेंट में 3 अमेंडमेंट हुए थे, 21A, ठीक है, 21A, फिर उसके बाद डीपीएसपी में, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक, डीपीएसपी में भी जो बेसिक चीजें थी वो वहां पे आर्टिकल 45 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, चलिए आते हैं, अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। अबाइड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, यहाँ पे याद रखिएगा, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के आपको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें दी गई थी भाई, वो जरूरी भी होता है ना। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज एंड इंस्पिरेशन ऑफ नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए जो जो लोग स्ट्रगल किए थे उनके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि आपके लिए डिग्निटी होनी चाहिए, प्रेरित करने चाहिए, उनके आदर्शों पे ध्यान देना चाहिए, उद्देश्यों पे। अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अखंडता पे भी ध्यान देना होगा, एकता पे भी और संप्रभुता पे भी। डिफेंड द कंट्री एंड फ्रीडम, मतलब देश को जरूरत पड़े तो आपको राष्ट्रीय सेवा करनी पड़ेगी। धार्मिक भाई, ये भी देखिए ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप कोर्ट चले जाएंगे, बट ये चीजें आपके अंदर है कि आपकी ड्यूटी है, आपको करना चाहिए, ऐसी बात करता है। ठीक है, धार्मिक भाईचारा भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा झगड़ा झुगड़ी ना हो जाए रिलीजियस बेसिस पर इन चीजों पे। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, अभी मैंने आर्टिकल 50 के अराउंड में बात किया था कि भाई हेरिटेज को अपने अच्छा रखना है। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिस्क, मतलब ऑब्वियस है कि जो हमारे नेचुरल चीजें हैं उनको अच्छा रखने की कोशिश करना है। ठीक, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट, इनइक्वलिटी एंड रिफॉर्म। ठीक है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑब्वियस है भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेफ रखना होगा। जैसे हमारी बसें हैं सरकारी, हम जलाते हैं कुछ दंगे के टाइम पे, वो चीजें नहीं करनी चाहिए, वो हमारे ही पैसे हैं। स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सेलेंस ऑफ ऑल इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिंग
एक्टिविटी बहुत बेसिक सी चीज है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट दिशा में प्रयास और ताकि राष्ट्र में मतलब उपलब्धि की तरफ जा सके, बेसिक चीजें हैं। और बेसिक प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन वार्ड एंड एज द एज ऑफ 6। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए थोड़ा सा मैंने तेज पढ़ाता हूँ तो जल्दी खत्म हो जाती होगी, कुछ लोग को लगता होगा कि ज्यादा जल्दी पढ़ा दिए, बट आप लोग इसको 2 बार देख लीजिए प्लीज। 2 बार अगर आप देख लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि भूलेगा, और कई बार चीजें याद हो जाएंगी। मैं सारे आर्टिकल कोशिश करूंगा कि 1 से लेकर के 395 आर्टिकल कंप्लीट कर लूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।